तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी ये आशा करते हैं। और चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कल हम लोग ने कल जो पढ़ा था साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में, नेहरू रिपोर्ट जो रिपोर्ट था उसके बारे में बात कर ली थी। तो नेहरू रिपोर्ट लाए थे कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जो मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने लिखी थी, मतलब वो उन्होंने बनाया था रिपोर्ट। उनको इसीलिए नाम दिया गया नेहरू रिपोर्ट। असाइनमेंट जब भारत आया था तो इसमें कोई भारतीय अध्यक्ष नहीं था, जिसके कारण भारत के लोगों ने इसका बहुत जमकर विरोध किया और साइमन गो बैक जैसे नारा दिया और लगाया कि यहाँ से भारत जाओ, भारत से चल जाओ। अब दूसरा जो बात आता है उसका जब बात करेंगे हम, तो वो उसका कुछ नहीं है। अब अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में होता है। माना जाता है कि ये पूरे देश में पहली बार ऐसा जन आंदोलन बनता है जो पूरे देश में फैलेगा। असहयोग आंदोलन था, वो कुछ कुछ जगह पर रहकर सीमित हो जाकर फिर बंद हो गया था। लेकिन ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो आजादी की तरफ ले जाने वाला एक बहुत ही बड़ा मिसाल बनता है। और इसे हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप क्लास में बने रहिए ताकि हम अच्छे से समझ सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका मतलब क्या है? तो पहली बात देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात कहाँ हुआ था, क्या कहा गया था, कौची मांग था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन था तो ये जो हुआ था वो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जैसे कि वो वाला जो हुआ था असहयोग आंदोलन के लिए जो मांगी गई थी, तो वो लखनऊ इधर कहाँ रखा, कलकत्ता में रखा गया था और नागपुर में पूरा किया गया था। मतलब कलकत्ता में मांग रखे थे कि हमको असहयोग आंदोलन करना और नागपुर में उसको प्राप्ति दी गई थी। इसी तरह से लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो अभी पाकिस्तान में है, ठीक है लाहौर, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इसकी स्वीकृति रखी जाती है। मतलब कहते हैं सब लोग कि चलिए हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। कब? 1929 में, दिसंबर 1929 में। रखने वाले कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब मिलकर बोले थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी तट पर, रावी नदी है उसके तट पर झंडा फहराए थे। रात्रि को मध्य रात्रि को, मतलब 12 बजे समय रात था उस समय, तो उस समय वहां पे झंडा फहराए थे और बोले थे कि 26 जनवरी हम लोग स्वतंत्रता के रूप में मनाएंगे। इसीलिए जो संविधान का जो डेट रखा गया लॉन्च करने का, मतलब संविधान को लागू करने का डेट, वो 26 जनवरी चुना गया था। क्योंकि इससे पहले भी 26 जनवरी के लिए एक हम लोग बहुत इतिहास के तरीके से बहुत अच्छा दिन हम लोग मान चुके थे स्वतंत्रता के लिए। तो कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1929 दिसंबर में हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, और गांधी जी भी थे। और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। ठीक है, अब क्या हुआ, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था, तो पहली बात है कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि कोई हम आंदोलन करे, लेकिन वो अंग्रेज के सामने मांग लेकर गए थे जिसको बोला जाता है 11 सूत्री मांग। क्या बोला जाता है? 11 सूत्री मांग। गांधी जी 11 सूत्री मांग लेकर गए थे लॉर्ड इरविन के पास कि भाई साहब लीजिए, ये हमारा 11 को मांग है, इसमें जो जो लिखा हुआ है वो पूरा कर दीजिए। जिसमें टैक्स कम करना था, भारत के किसानों को अच्छे से कर की बोझ से मुक्त करना था, और जो भी दिक्कत थी सबके लिए पूरा किया गया, जिसमें 11 को मांग था। लेकिन एक मांग उसमें था नमक का, नमक कानून को कि सिर्फ अंग्रेजी सरकार नमक बनाएगा, इसको हटाने के बारे में बात किया गया था। लेकिन लॉर्ड इरविन है ना, ये एकदम चोट्टा आदमी था, ये इसको हटाने लगे नहीं चाहता था। अब ये नहीं हटाया तो गांधी जी के बढ़ गया गुस्सा। अब गांधी जी के बढ़ गया गुस्सा तो समझता है एक ऐसा इंसान को गुस्सा भरा है जो मारपीट से नहीं बल्कि तुम्हें ताकत अपनी शिक्षा से दिखाएगा। और इन्होंने लोगों को बहुत अच्छे से जागरूक किया। नमक को इसलिए चुना गया था कि नमक सभी के जीवन में महत्वपूर्ण है। अगर सब्जी में नमक ना रहे तो अच्छा नहीं लगता है। मतलब बड़ा से बड़ा लोग से लेकर छोटा से छोटा लोग तक जोड़ने के लिए गांधी जी सोचे थे, और वो सबसे अच्छा तरीका जो मिला था वो नमक था। इसीलिए नमक की यात्रा निकाले थे, तो उसको बोला जाता है डांडी मार्च। क्या बोला जाता है? डांडी मार्च, दांडी की तरफ चलो। किसके लिए? तो नमक कानून को भंग करने के लिए, और समुद्र के पानी से हम लोग खुद अपना नमक बनाएंगे और नमक कानून को भंग करेंगे। नमक कानून पर जो एक अधिकार था, मतलब अंग्रेज का सिर्फ अधिकार था, उसको हटाना था। ठीक है,
तो देखिए दांडी मार्च 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला था। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक गांधी जी यहाँ पे मांग लेके गए थे 11 सूत्री मांग के, लेकिन लॉर्ड इरविन इसको ठुकरा दिया। जिसके बाद गांधी जी अपने आश्रम साबरमती आश्रम से 78 सहयोगी के साथ, कितना सहयोगी के साथ, 78 सहयोगी के साथ साबरमती आश्रम से निकलकर दांडी मार्च तक जाके पहुंच गए। तो निकले थे कब, 12 मार्च को, और जाके पहुंचे थे 5 अप्रैल को, और 6 अप्रैल को नमक कानून भंग कर दिया गया। और दांडी यात्रा पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग कर दिया और पूरी तरह से अंग्रेजों को खिलाफ हो गए और सबने अवज्ञा आंदोलन का बिगुल फूका गया था। मतलब चालू हो गया था कि अब गांधी जी बोले कि अब हम नमक बना दिए, अब सब लोग नमक, मतलब ये नहीं बोल सकते कि हम बनाए तब सब लोग बनाए, मतलब बोले कि चलो अपना अपना जगह पे सब लोग हम अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हैं। और यही सब में अवज्ञा आंदोलन होता है, जो पहले तो गांधी जी चालू किए थे दांडी मार्च की सहायता से। साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक गए थे और वहां पे जाके नमक कानून बनाकर नमक कानून को भंग कर दिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि दांडी मार्च, जो नमक कानून भंग करने वाला जो बात चल रहा था, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे फैल रहा था। जैसे बिहार में फैलेगा और भी बहुत सारा राज्य में फैलेगा, तो पहले इसके बारे में देख लीजिए। और इससे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ नमक कानून कैसे काम किया। तो अब हम लोग बात करेंगे कि सबने अवज्ञा आंदोलन में जो नमक कानून तोड़ने की बात हो रही थी, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे फैला और लोगों ने क्या क्या सहयोग किया। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी तो जो थे वो साबरमती और उससे लेकर डंडी यात्रा तक चालू कर दिए थे, लेकिन दक्षिण भारत में जिसको बोलते हैं तमिलनाडु में जो चालू करने वाला थे नमक कानून को, वो राजगोपालाचारी थे। कौन थे? राजगोपालाचारी तिरुचिरापल्ली से लेकर वेदारण्य तक ये नमक कानून चलाया था। और केलप्पन कालीकट से लेके पोयानूर तक चलाया था। तो ये था दक्षिण भारत के बारे में कि तमिलनाडु में गोपालचारी थे और इधर केलप्पन थे जो कालीकट से लेके पोयानूर तक चलाए थे, और गोपालचारी तिरुचिरापल्ली से लेके वेदारण्य तक। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं कि जो मध्य भारत, जो इधर पश्चिम बंगाल की तरफ जो एरिया पड़ता है, उत्तरी और मध्य एरिया वाला, वहां पे कौन चलाए थे? तो वहां पे चलाने वाले थे खान अब्दुल गफ्फर खान। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी का दूसरा रूप सीमांत गांधी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए सीमांत गांधी थे, ये भी नमक कानून को तोड़े और अपना नमक, मतलब समुद्र के पानी से नमक बनाए, और इनका नाम पूछिए खान अब्दुल गफ्फर, और ये सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। अब है मणिपुर और नागालैंड में। तो मणिपुर और नागालैंड में एक वीर महिला या लड़की हुई, हमसे भी कम उम्र के, हम लोग से भी कम उम्र के, आप लोग से भी कम उम्र के 13 वर्ष की लड़की जनजातियों को आंदोलन को नेतृत्व की। रानी गैडी नलियू ये 13 वर्ष की मात्र थी। जनजातियों को आंदोलन का नेतृत्व करने लगी। नेतृत्व मतलब संभालने लगे, क्या करना है, क्या कब करना है, कैसे नहीं करना, ये सब होता है। बिहार में तो उतना नदी नहीं था या समुद्र नहीं था, जिसके कारण यहाँ पे नमक वाला कानून तो उतना अच्छा से लागू नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने यहाँ पे चौकीदारी कर देने के लिए मना कर दिया। क्या कर दिया? चौकीदारी कर देने के लिए मना कर दिया। जो अंग्रेजी सरकार हमारी सुरक्षा के लिए जो पैसा मांगती थी, टैक्स मांगती थी, उसको देने से लोगों ने मना कर दिया। जो पहला इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी वो थी महिला भी कुछ थी, जिनका नाम है श्रीमती हसन ईमान और विंध्यावासिनी देवी। तो ये सब लोग थे जो सबने अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी और जितने भी नेता थे बड़े बड़े, उनकी मदद कर रहे थे अलग अलग जगह से। तो तमिलनाडु में राजा गोपालचारी कृष्ण थे,
के केलप्पन थे, फिर इधर खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी हो गए, मणिपुर में नागालैंड के इधर जनजातीय आंदोलन करे थे उसमें गैडी न्यूल थे, फिर बिहार में टैक्स चौकीदार कर देने के लिए मना कर दिया गया, उसमें श्रीमती हसन ईमान और विद्या वासनी देवी थी। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके बाद अंग्रेजी सरकार डर जाती है और गांधी जी को बुलाता है फैसला करने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट, जब इतना सारा आंदोलन हो रहा था तो इरविन ने, लॉर्ड इरविन जो 11 सूत्री मांगों को ठुकरा दिया था, वह गांधी जी को बुलाता है समझौता करने के लिए, जिसका नाम दिया गया गांधी इरविन पैक्ट। ये कब हुआ था? तब 5 मार्च 1931 ईस्वी को, 5 मार्च 1931 ईस्वी को। इसको दूसरा नाम से जाना जाता है दिल्ली समझौता। जब गांधी जी को दिल्ली में बुलाकर इरविन ने समझौता करना चाहा, इसीलिए इसे गांधी इरविन पैक्ट भी बोला जाता है, और दिल्ली में समझौता हुआ था इसीलिए इसे दिल्ली समझौता भी बोला जाता है। गांधी जी को बुलाया, कहा देखिए जी गांधी जी, आपको ये आंदोलन बंद कर देना चाहिए, देश में हंगामा मच जाएगा, ऐसा नहीं कीजिए वरना हमारा जो सरकार है अंग्रेज डरने लगा, कांपने लगा गांधी जी से। तो गांधी जी सोचे कि चलिए इनको, गांधी जी को लालच दिया गया, मतलब लालच में एक तरह से बोला गया कि ऐसा करना, आपको ऐसा दिया जाएगा। गांधी जी को बोला गया कि अगर आप ये आंदोलन वापस लेते हैं तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपको भागीदारी ली जाएगी, मतलब भारत के प्रतिनिधि की तरफ से आप चुने जाएंगे और वहां पे आप जो बात रखेंगे उस बात को सरकार मानने के लिए तैयार है। लेकिन गांधी जी बेचारा बहुत मासूम थे और वहां पे उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए राजी हो गए, बोले कि ठीक है भाई, अगर तुम कहता है तो चलिए, चलो हम एक बार चल के देख लेते हैं। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे, लेकिन वहां पर भी इनकी बात कोई सुनने वाला नहीं था, और जब इनकी बात कोई नहीं सुना तो गांधी जी तो आंदोलन को स्थगित कर देते, मतलब कुछ समय के लिए बंद करके चल गए थे। लेकिन जब वापस गांधी जी आए तो इस आंदोलन को चालू करना चाहे तो वो चालू उस अंदाज में नहीं हो पाया जिस अंदाज में शुरुआत में हुआ था, इसलिए अंत में जाकर 1934 में गांधी जी को यह आंदोलन पूरी तरह से खत्म करना पड़ना। तो समझ गए, आई होप कि ये सभी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया है तो आप नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताएं, और जो भी क्वेश्चन रहेगा आप पूछ सकते हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था कब? 5 मार्च 1931 को। दिल्ली समझौता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दिल्ली में हुआ था, गांधी जी और इरविन के बीच में। इरविन ने बोला था कि गांधी जी को चलिए आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का मौका दिया था, आप वहां पे अपनी बात रखें। लेकिन वहां पे गए, इनकी बात कोई मानने वाला नहीं था, और जब इनकी बात कोई मानने वाला नहीं था वो वहां से चले आए और फिर से सोचे कि इस आंदोलन को चालू करें, लेकिन इस आंदोलन में फिर से वो बात नहीं रही और 1934 में जाकर इस आंदोलन को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। और यही कहानी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अब जो हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे वो जो बचा खुचा टॉपिक है, आंदोलन है भारत के राष्ट्रवाद से, उसके बारे में, और यह चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और बहुत अच्छे से समझाकर आपको खत्म किए हैं। आशा करते हैं कि आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होते हैं तो कमेंट करके आप बोलिए। अगर आप एक अंदर सराय के कहीं आसपास एरिया से हैं तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पर आके पढ़ सकते हैं।